हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निकेत गुप्ता। स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल क्रैक इट वॉरियर पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं हिस्ट्री क्लास 10th की सोशल साइंस की सीरीज ला चुका हूं, जिसमें पहला लेक्चर राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप जो है मैंने पढ़ाया है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की, जिसका नाम होगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि भारत में नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर वन होता है तो भारत को ब्रिटिशर्स ने कुछ वादे किए थे, और वादे में ये वादा किया था कि आप जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन में मदद करते हैं, अगर आप इंडियंस मदद करते हैं अगर ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स उन्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, यानी कि उन्हें फ्री कर देंगे, फ्रीडम दे देंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत जो है वर्ल्ड वॉर वन में सपोर्ट करता है। तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट भारत में पड़ता है और किस तरह भारत में नेशनलिज्म डेवलप होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले कौन कौन से इंडियन लीडर्स थे जिन्होंने भारत में नेशनलिज्म को प्रमोट किया या नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स को बढ़ाया। सबसे पहला नाम जो कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक जी सपोर्ट कर रहे थे वॉर को, और महात्मा गांधी भी सपोर्ट कर रहे थे। उनका मानना ये था कि अगर हम वॉर को सपोर्ट कर वर्ल्ड वॉर वन को सपोर्ट करेंगे तो हमें अंग्रेज सेल्फ रूल करने देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है इसका। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक रिप्रेसिव रॉलेट एक्ट 1919 ला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि विदाउट ट्रायल जो इंडियंस हैं वो डिटेंशन कर लिए जाएंगे, जेल में भेज दिए जाएंगे बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के। क्या क्या रीजंस थे, कैसे नेशनल अवेकिंग हुई, आइए एक एक करके समझते हैं। तो द वॉर सेटर्ड द मिथ ऑफ यूरोपियन इनविंसिबिलिटी कंबाइंड विथ द 99 जलियांवाला बाग मैसकर। देखिए दोस्तों, क्या होता है वर्ल्ड वॉर के बाद कि 1919 में एक जलियांवाला बाग मैसकर होता है, जिसमें एक अमृतसर एक जगह है जहाँ पे जनरल डायर जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर था, वो क्या करता है कि निहत्थे भारतीयों पे जो कि अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के विरोध में। अभी मैं आगे बताऊंगा साइमन कमीशन क्या था। तो उसके विरोध में जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जनरल डायर क्या करते हैं कि उन्हें वहां पे गोली चलाने के आदेश दे देते हैं, और निहत्थे भारतीयों पे गोली चलाते हैं और उन्हें मार देते हैं। और बाद में जब इसकी इंक्वायरी ब्रिटिश कोर्ट द्वारा होती है तो क्या ब्रिटिश कोर्ट ने कहा कि जनरल डायर की कोई भी गलती नहीं थी, पूरी तरह से उसे क्लीन चिट दे दिया गया। तो यह देख के भारतीयों का गुस्सा और बढ़ गया कि इतने बड़े मैसकर होने के बाद हम उनके अंग्रेजों के जुडिशियल सिस्टम पे हम भरोसा नहीं कर सकते। देखते हुए दिस लीड टू द लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसी को देखते हुए भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट किया जाता है गांधी जी द्वारा, जिसमें मास पीपुल जो यानी अधिक से अधिक जो लोग हैं वो आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। फिर नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इंडस्ट्रियल बूस्ट, यानी वर्ल्ड वॉर वन के बाद भारत में इंडस्ट्रियल बूस्ट देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, सिंस इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन मैनचेस्टर डिक्लाइन इंडियन इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन एंड स्टील। कहने का मतलब है दोस्तों कि क्योंकि ब्रिटिशर्स से हम काफ़ी अब गुस्सा थे, नाराज़ थे, तो क्या होता है कि हम उनके बनाए हुए जो गुड्स थे, जो कि मैनचेस्टर में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री था ब्रिटेन के अंदर, तो उनके जो टेक्सटाइल गुड्स थे उनको हम इंपोर्ट करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसके कारण क्या हो रहा था, जो इंडियन मार्केट है, इंडियन इंडस्ट्री है, वो काफ़ी तेज़ी से बूस्ट करने लगा। और उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है टाटा स्टील। टाटा स्टील जो है या टाटा ग्रुप आपने जो सुना होगा, वो इसी टाइम पीरियड पे डेवलप करती है। और डोमेस्टिक एंड नेक्स्ट पॉइंट, द रिसीव्ड सिग्निफिकेंट बूस्ट टू मेट डोमेस्टिक एंड वॉर टाइम डिमांड्स। और भारत के अंदर जो डिमांड है उसको फुलफिल करती है। नेक्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे
ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा था वर्ल्ड वॉर वन में, जो ब्रिटेन था वो अपने सोल्जर्स का वेपन या सोल्जर्स की सैलरी इंडिया के रेवेन्यू से कलेक्ट करके दे रहा था। तो इस कारण क्या हो रहा था कि भारत को जो रेवेन्यू था वो तेजी से लॉस होता जा रहा था। इसी को दादा भाई नारोजी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और रिफॉर्मर थे, जिन्होंने अपने एक इस बुक में लिखा था। बुक का नाम उनके पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस बुक में इन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज जो है भारत से वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, यानी संपत्तियों को, धन को अर्जित कर रहे हैं। और अर्जित कर रहे थे अलग अलग तरह की टैक्स लगाकर भारत के लोगों के ऊपर, और उसी टैक्स से पेमेंट कर रहे थे अपने सोल्जर्स की सैलरीज को, और वॉर का सारा खर्चा उठा रहे थे। ओवर 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर टेक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर वन। मैसिव कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है मिलिट्री में कि 1.3 मिलियन सोल्जर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड वॉर वन। अब क्या नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट होता है, तो पहला जो सबसे मेजर मूवमेंट देखने को मिलेगा, फर्स्ट मूवमेंट, द चंपारण मूवमेंट ऑफ 1970। दोस्तों, कहा जाता है ये गांधी जी का पहला मेजर मूवमेंट था भारत में, जिससे उनको फेम मिलता है, नाम मिलता है, और वो एक नेशनल लीडर के तौर पे उभर के सामने आते हैं। क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल of impact was felt through legal reforms and rise of new leadership Mahatma Gandhi and psychological shift trigger among the Indian masses। दोस्तों, वही बात है कि गांधी जी जो है इसमें सबसे पॉपुलर लीडर बन के उभरते हैं, और ये एक तरह का पहला जो इंडियन इंडिपेंडेंस का ये स्ट्रगल है वो आपको चंपारण मूवमेंट से देखने को मिलेगा। क्या था इस चंपारण मूवमेंट में, किस लिए हुआ था, तो द चंपारण मूवमेंट सक्सेसफुली चैलेंज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ तीन कठिया सिस्टम। देखिए दोस्तों, भारत में जो फसलें उगाई जाती थी, या भारत जो आप कहते हैं कृषि प्रधान देश था, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भारत था, तो भारत में मैक्सिमम जो फसलें उगाई जाती थी वो फूड क्रॉप होती थी। यानी किसान फसल उगाता था, उसे अपने खाने के लिए, यूज पर्पस के लिए उसे उगाता था, अपने खुद के कंजप्शन के लिए उगाता था। लेकिन जब ब्रिटेन आए तो ब्रिटेन ने कहा कि आप जो है हमें इंडिगो, कॉटन, जूट, इन सब तरह के क्रॉप्स को आपको ग्रो करना है, और इसको कमर्शियल क्रॉप कहा जाता था। यानी कि कमर्शियल क्रॉप वो होता है जो रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, लेकिन इसे खाया नहीं जा सकता। आप जूट नहीं खा सकते, इंडिगो यानी नील नहीं खा सकते। लेकिन ब्रिटेन क्या करते थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, इसे फोर्सफुली जो है ग्रो कराती थी। तो उसको लेके एक चंपारण में, बिहार के एक चंपारण में मूवमेंट चलाया गया, जिसमें ये कहा गया कि आप जो ये फोर्स कर रहे हैं पीजेंट को, किसानों को, कि आप इंडिगो ग्रो करिए ऑन 15% ऑफ देयर लैंड, इसको आप तुरंत खत्म करिए। इसको लेके गांधी जी चंपारण में एक मूवमेंट चलाते हैं, जिसे तीन कटिया सिस्टम भी कहा जाता था, और इसे सक्सेसफुली जो है गांधी जी के विरोध के बाद इसे खत्म कर दिया जाता है। एबॉलिशन ऑफ तीन कठिया, द चंपारण एग्रीगेशन एक्ट ऑफ 1918 formally abolished the system giving farmer to freedom to choose their crop। और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनली हार मानना पड़ जाता है गांधी जी के सामने, और वो एक्ट लेके आते हैं 1918 में कि अब से फार्मर्स को ये पूरी फ्रीडम हो दी जाएगी कि वो कोई भी क्रॉप अपने मनपसंद उगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि फोर्स किया जा रहा था कि आप केवल कमर्शियल क्रॉप उगाइए, इंडिगो, कॉटन, जूट, इन सारे क्रॉप्स को। तो देखा जाए सक्सेसफुली ये पहला मूवमेंट जो है चंपारण मूवमेंट लॉन्च किया जाता है गांधी जी द्वारा। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे, तो इंडिया पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है नेशनल लीडरशिप के मामले में। द सक्सेस इस्टेब्लिश्ड गांधी जी एज अ फ्रंट लाइन लीडर ऑफ अ नेशनल मूवमेंट। यानी कि दोस्तों, सबसे पहली बार जो है गांधी जी फ्रंट लाइन पे लड़ते हुए आपको अंग्रेजों से दिखेंगे, ब्रिटेन से लड़ते हुए दिखेंगे। तो ये एक पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें गांधी जी खुल के सामने आते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। इससे पहले भी ये छोटे मोटे आंदोलन कर चुके थे अहमदाबाद में और गुजरात में, लेकिन इस टाइम जो है पॉपुलर हुए गांधी जी काफ़ी तेजी से। और सबसे उनका पॉपुलर मेथड था सत्याग्रह करने का, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि वो
आंदोलन करते थे बिना किसी हिंसा के, नॉन वायलेंस मूवमेंट वो किया करते थे गांधी जी। दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है चंपारण मूवमेंट का, द न्यू पॉलिटिकल इनकरेज। द मूवमेंट ब्रॉट टुगेदर अ टीम ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर हु वुड लीड इंडिया फॉर डिकेड्स। मतलब ऐसे लीडर भारत को मिलते हैं जो अब दशकों दशक क्या करेंगे, भारत पर राज करेंगे या भारत का मूवमेंट में, भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भारत की साथ देंगे। कौन कौन से लीडर मिलते हैं? जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे, जेबी कृपालिनी साहब एंड अनुराग नारायण सिन्हा साहब। तो इस तरह के पॉपुलर लीडर इसी मूवमेंट में देखने को मिलेंगे और ये बाद में दशकों तक जो है अपना कंट्रीब्यूशन भारत की ओर करते रहते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है नेशनलिज्म इन इंडिया में, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 एंड 22। हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। इट वॉज द फर्स्ट लार्ज मूवमेंट मास प्रोटेस्ट इन इंडियंस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये भारत में सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जिसको असहयोग आंदोलन कहा जाता है। ये महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी इस मूवमेंट को स्टार्ट करने में। आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके कॉजेज़ की, कि क्या ऐसे कारण थे कि इस मूवमेंट को इतना पॉपुलर हुआ ये मूवमेंट। तो कॉजेज़ ऑफ द मूवमेंट, पहला कॉज है खिलाफत इशू। Indians Muslim were deeply aggrieved by the harsh treatment of the Ottoman Khalifa following World War One। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर वन जब ब्रिटिशर्स हार जाते हैं, ऑटोमन एम्पायर जो कि सऊदी अरब या अरेबियन वाले रीजन में था, वहाँ पे खलीफा का राज हुआ करता था, जो कि मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल गुरु हुआ करते थे या स्पिरिचुअल्स लीडर हुआ करते थे। तो खलीफा को पावर से हटा देते हैं ब्रिटिश और किसी और को वहाँ पे बैठा देते हैं। इस बात से जो इंडियंस मुस्लिम थे वो काफ़ी नाराज़ होते हैं कि मेरे जो स्पिरिचुअल लीडर थे खलीफा, उनको आपने क्यों हटाया और फिर से उन्हें ऑटोमन एम्पायर में पावर दिया जाए और फिर से खलीफा जो है गद्दी पे बैठे। ये इंडियन मुस्लिम की या और भी दुनिया भर के मुस्लिम का ये डिमांड था, लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा करते नहीं हैं। इसको लेके खिलाफत, बेसिकली इसको कहा जाता है खिलाफत इशू या खिलाफत डिमांड। इसी को लेके क्या होता है कि गांधी जी जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको क्या करते हैं, अपनी ओर बुलाते हैं और कहते हैं कि आप भी अपनी डिमांड को लेकर मेरे साथ ही अंग्रेजों का विरोध करिए। तो पहला कारण ये हो जाता है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कि खिलाफत इशू के वजह से जो है इंडियन मुस्लिम भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ करते। और इसमें सबसे पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग मिलकर एक मूवमेंट को चला रहे हैं। सेकेंड कॉज था इकोनॉमिक क्राइसिस, पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन, हैवी टैक्सेशन एंड हाई प्राइजेस फॉर इसेंशियल गुड्स। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर वन में जैसा बताया कि इंडिया का काफ़ी सारा वेल्थ जो है ड्रेन करके ब्रिटिशर्स अपने यहाँ अपने सोल्जर्स को सैलरी देने में लगाते थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था, भारत में काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ते जा रही थी और महंगाई बढ़ने के साथ साथ ये भी रीज़न था कि हैवी टैक्सेस जो है इम्पोज किया करते थे ब्रिटिश इंडियन गुड्स पे, जिसके कारण और ज़्यादा जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी या ट्रेडर्स थे वो परेशान हो जाते थे। इसको लेके लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा रोष था, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। तो एक ये भी कारण बनता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कि लोगों का जो माइंडसेट है वो बदल जाता है, क्योंकि जो हैवी टैक्सेस इम्पोज हो रहा था, देश में महंगाई थी, इन सब कारण से लोग नाराज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ कर करने लगते हैं। इसमें अलग अलग किस्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, पीजेंट यानी किसान करते हैं और अलग अलग वर्किंग क्लास के लोग करते हैं। नेक्स्ट कॉजेस था रॉलेट एक्ट। द ब्लैक बिल अलाउड द ब्रिटिश टू इम्प्रिजन इंडियंस फॉर अप टू 2 years विदाउट ट्रायल। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी
आपने देखा होगा कि कोई भी कस्टडी में कोई भी पुलिस के जाता है तो सबसे पहले उसका एक ट्रायल होता है, उसकी जांच होती है, पड़ताल होती है, क्या उसने कोई अपराध किया है भी है या नहीं। तो पुलिस सबसे पहले एविडेंस तलाश करती है। लेकिन ये जो रॉलेट एक्ट था, जो अंग्रेजों के टाइम में लाया हुआ रॉलेट एक्ट था, ये ब्रिटिश पुलिस को ये पूरी छूट देता है कि बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, ये किसी भी पर्सन को उठा सकती है और कस्टडी में ले सकती है और उसे डिटेन कर सकती है, यानी जेल भेज सकती है। तो ये इस लॉ से कई सारे लोगों की सिविल लिबर्टीज को ठेस पहुंच रही थी, लोगों की आज़ादी को ठेस पहुंच रही थी। और कोई भी फ्रीडम फाइटर अगर नॉन वायलेंट मूवमेंट भी करने लगता था तो क्या होता था, अंग्रेज उसे डिटेन कर लिया करते थे और बिना ट्रायल के उसे सालों साल जेल में बंद करके रखते थे। तो एक ये भी कारण था। नेक्स्ट कॉजेस था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जलियांवाला बाग मैसकर। देखिए 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है कि द ब्रूटल किलिंग ऑफ अनआर्म्ड सिविलियन इन अमृतसर बाय जनरल डायर ट्रूप्स। जनरल डायर जो एक कमांडर था ब्रिटिश आर्मी में, वो क्या करता है, अमृतसर में कुछ लोग जलियांवाला बाग में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे क्या कर देता है, गोली चलवाने का आदेश दे देता है। इसको देखकर कई लोगों के मन में दुख भरी भावना आ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और बाद में क्या होता है कि जो ब्रिटिश कोर्ट था इसके इस एक्ट को कह देता है कि हाँ, इसका जो ये एक्ट था ये सही था, ये गलत नहीं था। इसको लेके लोगों के मन में और गुस्सा आ जाता है कि अब अंग्रेजों के इस जुडिशियल सिस्टम पे भी हम भरोसा नहीं करेंगे। अब कौन कौन से लीडर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लीड कर रहे थे? प्राइमरी लीडर तो महात्मा गांधी थे, जो इस लीडर को पूरी तरह से आर्किटेक्ट किए हुए थे। अदर लीडर जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लीडर्स हुआ करते थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी बिलोंग करते थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि खिलाफत इशू भी था, तो कुछ मुस्लिम लीडर भी सपोर्ट कर रहे थे। और सबसे बड़े मुस्लिम लीडर थे अली ब्रदर्स, जो दो भाई थे, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली, और उनके साथ मौलाना आज़ाद और हजरत मुहानी। ये सारे मुस्लिम लीडर और कुछ कांग्रेस के लीडर जो है लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के सोसाइटी पे या इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट, मास पार्टिसिपेशन। इट ट्रांसफॉर्म्ड द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम एन एलिस्टिक कैंपेन इनटू अ ट्रूली मास मूवमेंट। बड़ी बड़ी संख्या में लोग निकला करते थे, लाखों की संख्या में लोग पैदल मार्च किया करते थे, सड़कों पे निकला करते थे। तो एक बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा मास मूवमेंट जो है, लोगों का मूवमेंट जो है, इस आप आंदोलन में दिखाई दिखाई देने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें कई समुदाय के, कई सेक्टर के जो लोग हैं जुड़ा करते थे, जैसे पीजेंट, वर्कर्स, स्टूडेंट्स और महिलाएं भी जुड़ा करती थी। नेक्स्ट इम्पैक्ट इस आंदोलन का पड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स लीड्स टू सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन ब्रिटिश टेक्सटाइल। इस आंदोलन में कहा जाता है कि बॉयकॉट करने लगा, यानी कहने ब्रिटिश जो सामान थे, जो ब्रिटिश कपड़े थे जो बन के आ रहे थे विदेश से, इंग्लैंड से, उन्हें बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया गया, यानी उन्हें यूज़ नहीं किया जाएगा, उन्हें जलाया जाता था सड़कों पर। और इस तरह आंदोलन वहाँ पे चलता था। और साथ ही साथ जो भारत का खादी क्लोथ था, खादी कपड़ा था, इसे प्रमोट किया जाता था। और जिसके कारण एक इंसिडेंट भी होता है, मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने कहा कि सब कोई खादी कपड़ा पहनेगा, लेकिन उनके फॉलोअर्स कहने लगे कि खादी कपड़ा तो काफ़ी महंगा है। तब गांधी जी ने क्या किया कि केवल आधा कपड़ा यानी लुंगी पहन के वो पूरा मूवमेंट और जीवन के अंत तक वो केवल लुंगी पहन के जो है खादी का अपने प्रोटेस्ट करते हैं, और तन पे और कोई दूसरा कपड़ा डाला ही नहीं उन्होंने। तो इस तरह धोती पहन के, लुंगी पहन के जो गांधी जी है खादी का पूरी मूवमेंट में प्रोटेस्ट किया करते हैं। और इसी मूवमेंट में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया, जिसमें इंडिया के बने हुए जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनको प्रमोट किए जाने लगा इसमें। नेक्स्ट इम्पैक्ट पड़ा कम्युनल यूनिटी। कम्युनल यूनिटी का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम का इसमें सबसे पहले यूनिटी दिखाई देने को मिलता है। और द मूवमेंट अचीव द
अप्रीजमेंटेड लेवल ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। तो इस मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले ऐसा ही पहला इकलौता ऐसा मूवमेंट था जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनाइट होके इस आंदोलन को लड़ते। तो बस इसी के साथ दोस्तों इस नेशनलिज्म और इन इंडिया को आज ये पहला लेक्चर हम ख़त्म करते हैं इस पार्ट का। नेशनलिज्म इन इंडिया का दूसरा लेक्चर हम बनाए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको बनाया है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चा बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसे इस वीडियो को देखकर हेल्प मिल सके, मदद मिल सके और वो अपना बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे से दे सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।